हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीप फिजियोलॉजी के दूसरे पार्ट स्लीप स्टेजेस की। और इसमें हम देखेंगे टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल स्लीप टाइम इन यंग एडल्ट। ये पूरा हम बहुत डिटेल में देखेंगे और पूरे मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो देखिए, स्लीप स्टेजेस जो होते हैं, ये देखिए, सबसे पहले तो एक पर्सन है, वो अवेक कंडीशन में है, यानी वो जगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन। तो मेंटल कंसंट्रेशन एक्टिव होती है और इसमें ईईजी वेव फॉर्म कौन सी होती है, तो बीटा होती है। तो ये ईईजी वेव फॉर्म के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये 5 वेव होती हैं। ईईजी में 5 वेव आती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो वो गामा की होती है, अबाउट मोर देन 60 हर्ट्ज। और उसके बाद फिर बीटा की होती है 13 to 30 हर्ट्ज। उसके बाद फिर 8 to 12 हर्ट्ज अल्फ़ा की होती है, फिर 4 to 7 हर्ट्ज थीटा की होती है। और डेल्टा की जो होती है, ये सबसे कम होती है, लेस देन 4 हर्ट्ज। तो ये डेल्टा की हुई। अब ये ईईजी होती क्या है, तो ये ईईजी हमारे हमारे ब्रेन की जो टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको जब हम मेज़र करते हैं, तो जो पूरा किसी एक न्यूरॉन का नहीं, ओवरऑल न्यूरॉन की जो मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसी को हम ईईजी वेव फॉर्म में देखते हैं। तो जब हम एकदम ओवर एक्टिव होते हैं, उस वक्त हमारे गामा वेव फॉर्म हमें देखने को मिलता है, गामा ईईजी। और जब हम एक्टिव होते हैं तो हमें बीटा देखने को मिलता है, और जब आँख क्लोज होती है उसमें अल्फ़ा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ब्रेन जितना ज़्यादा वर्क करता है, वही कंडीशन देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें हमको गामा देखने को मिलेगा, और बीटा ये एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन में देखने को मिलता है, और अल्फ़ा और इसके बारे में हम बात करते हैं ये कब देखने को मिलता है। तो देखिए, एक पर्सन है, ये अवेक है, इसकी आई ओपन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अलर्ट है और एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन इसकी एक्टिव है। तो यानी ये बीटा वेव हमें देखने को मिलेगी। और ये बीटा वेव देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट एम्पलीट्यूड, ये यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड कम होगा। तो यही बीटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम हुआ। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 to 30 हर्ट्ज। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा गया क्योंकि ये सोने की कंडीशन में है, मीन्स जब सोने की वो बात हो रही है स्लीप फिजियोलॉजी की, वैसे सबसे ज़्यादा गामा की है, जो कि मोर देन 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद एवेक कंडीशन में हो गया। अब एवेक के बाद पर्सन ने आंख क्लोज कर ली, और जब आंख क्लोज कर ली, वो रेस्टिंग कंडीशन में चला गया, तो देखिए इसकी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब देखिए, ये 13 to 30 हर्ट्ज जो था, बीटा वेव जो थी, वो कम हो गई, और अल्फा वेव हमें देखने को मिली, यानी 8 to 12। तो पता चला कि एवेक कंडीशन में आंख जब क्लोज करेगा तो अल्फा वेव हमें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद फिर अब उसको नींद आना शुरू हुई, और नींद की कंडीशन में हो गया। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट पहले शुरू हो गया, यानी आई वॉल ये मूवमेंट इसका नहीं होगा। तो इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। देखिए, स्टेज N1 ये 5% होता है, इसमें हल्की सी नींद आती है, लाइट स्लीप होती है। और इसमें देखिए, यहाँ पे जो अल्फा वेव थी, ये और कम होकर थीटा वेव में चली गई, और थीटा वेव में जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी, वो 4 से 7 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये चला गया N1 स्टेज में, जिसको हम लाइट स्लीप बोलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर N2 स्टेज में चला जाएगा। N2 स्टेज में देखिए क्या होगा, डीपर स्लीप। यहाँ पे लाइट स्लीप में था, यहाँ पे डीप स्लीप में चला जाएगा। अब व्हेन ब्रुक्सिम, तो ब्रुक्सिम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रुक्सिम क्या होता है कि टूथ, और देखिए टूथ में TWO, टूथ ग्राइंडिंग। तो बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे सोते हैं तो अचानक वो दांत को रगड़ने लगते हैं, टूथ ग्राइंडिंग देखने को मिलता है। और ये चीज़ होता है N2 स्टेज में। और इसमें N2 स्टेज में देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें तो हम जब देखेंगे 8 to 12 हर्ट्ज देखने को मिलेगा, लेकिन ये अल्फा वेव नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इसमें स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स, स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये है स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स, ये बाइफेजिक है और ये साइनोसॉइडल वेव है। तो पता चला कि यहाँ पे हर्ट्ज तो 8 से 12 हर्ट्ज ही होगा, लेकिन ये अल्फा वेव नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली बात है, हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। और उसके बाद है स्टेज 3। तो देखिए, स्टेज 3 में क्या है कि डीपेस्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट के जो 3 स्टेज थे, उसमें से सबसे ज़्यादा गहरी नींद इस वक्त होगी, स्लो वेव स्लीप। इसमें स्लीप जो होगी वो स्लो वेव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा वेव आ गई। डेल्टा वेव क्या होती है, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है, और जब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की होगी तो इसका एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही है कि डीपेस्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, स्लो वेव स्लीप। और फिर उसके बाद निमोनिक यहाँ पे दिया गया है, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स एंड बेड वेटिंग अकर। तो स्लीप वॉकिंग भी इसमें देखने को मिलेगा। हम पिछली वीडियो में बात की कि स्लीप वॉकिंग की आदमी सोते सोते अचानक उठ के चलने लगता है, इसको हम बोलते हैं स्लीप वॉकिंग। नाइट टेरर्स, डरावने ख्वाब या ऐसा कुछ देख ले कि अचानक उठ जाए। एंड बेड वेटिंग यानी बच्चों में देखने को मिलता है ज़्यादातर कि बच्चे पेशाब कर देते हैं, बेड वेटिंग ये है अकर। और ये स्टेज N3 में होता है।
तो इसका निमोनिक क्या है, वी एंड फ्ली इन N3। तो वी एंड फ्ली इन N3 तो देखिए तीनों एक ही तरह है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि N3 में वी एंड फ्ली ये दोनों देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए डेल्टा वेव होती है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, और डीपेस्ट स्लीप स्टेज, तो ये स्लीप स्टेज की डीपेस्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो ये डेल्टा से डीपेस्ट स्लीप स्टेज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आ गया रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लिप देखिए ये लॉस ऑफ मोटर टोन। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में लॉस ऑफ मोटर टोन हमें देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि बसों में अगर कोई जा रहा है, कहीं भी कोई बैठा है और उसकी आंख लगी, तो पहले इन स्टेज में कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो रैपिड आई मूवमेंट में स्टेज में जाता है, फौरन उसके मसल्स में एटोनिया देखने को मिलता है, यानी उसके टोन लॉस हो जाते हैं। उसी की वजह से अचानक उसकी बॉडी लूज हो जाती है। तो ये हो गया लॉस ऑफ मोटर टोन। इंक्रीज ब्रेन ऑक्सीजन यूज़, तो ब्रेन में ऑक्सीजन का यूज़ बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। और वेरिएबल पल्स बीपी, पल्स और बीपी ये जो होगा ये वेरिएबल हो जाएगा। और इंक्रीज एसिटाइल कोलिन हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद है रैपिड आई मूवमेंट इज व्हेन ड्रीमिंग, नाइटमेयर एंड पेनाइल क्लिटरल टूमिसेंस अकर। तो रैपिड आई मूवमेंट के दौरान ड्रीमिंग देखने को मिलेगा, नाइटमेयर्स देखने को मिलेगा, अचानक कुछ ऐसा डरावना कि आदमी उठ जाए, पेनाइल क्लिटरल टूमिसेंस ये सब देखने को मिलेगा। तो पेनाइल क्लिटरल टूमिसेंस यानी जेनाइटल इनलार्जमेंट, ये सब रैपिड आई मूवमेंट के दौरान देखने को मिलेगा। और में सर्व मेमोरी प्रोसेसिंग फंक्शन, तो मेमोरी प्रोसेसिंग फंक्शन भी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान देखने को मिलेगा। तो अब आइए देखते हैं कि ये रैपिड आई मूवमेंट होता क्यों है। रैपिड आई मूवमेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पैरामीडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन कॉन्जुगेट गेज सेंटर। तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट होती है पैरामीडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन या कॉन्जुगेट गेज सेंटर की वजह से। कैसे होती है ये देखिए। तो देखिए पोन्स में होता है पीपीआरएफ न्यूक्लियस, फिर ये पीपीआरएफ न्यूक्लियस से इम्पल्स आती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये चली जाती है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में। तो देखिए अब यहाँ से पीजीओ, तो इसको हम पीजीओ पाथवे भी बोलते हैं। तो ये पोन्स से जब पीपीआरएफ न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ तो ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में गया, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में मोनोन्यूक्लियर पाथवे को ये एक्टिवेट कर देता है। और जब ये मोनोन्यूक्लियर पाथवे को एक्टिवेट कर देता है तो ये आई बॉल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से आई बॉल में मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि रैपिड आई मूवमेंट क्यों होता है। पोन्स से सिग्नल जनरेट होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है और फिर वहाँ से ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जाता है। और इसी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में मोनोन्यूक्लियर पाथवे होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आई बॉल के मूवमेंट के लिए, और ये पोन्स इस मोनोन्यूक्लियर पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से आई बॉल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब ये रैपिड आई मूवमेंट ये कब देखने को मिलता है, अकर्स एवरी 90 मिनट, तो ये 90 मिनट पे देखने को मिलता है। एंड ड्यूरेशन इंक्रीज थ्रू द नाइट, और नाइट टाइम में इस रैपिड आई मूवमेंट स्लिप की ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वेव होगी वो बीटा वेव होगी, यानी 3 से 30 हर्ट्ज। अब देखिए ये वाला जो है ये अवेक कंडीशन का है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे पर्सन स्लीपिंग कंडीशन में है, इसी वजह से इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लिप को हम पैराडॉक्सिकल स्लीपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ईईजी की वेव है वो वेकफुलनेस कंडीशन को शो कर रही है। तो इसी वजह से इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीपिंग बोलते हैं। और उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या चेंजेस आते हैं वो है, सबसे पहले देखिए चेंजेस इन ओल्डर एडल्ट। तो ओल्डर एडल्ट में क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये तो हो गया यंग कंडीशन में, लेकिन ओल्डर एडल्ट में क्या चेंज आए, तो देखिए डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट। तो ओल्डर पर्सन में डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट हो जाता है, रैपिड आई मूवमेंट कम हो जाएगा। और डिक्रीज N3, तो ये वाली स्टेज भी जो है ये ओल्डर पर्सन में कम हो जाएगी। इंक्रीज स्लीप लेटेंसी, स्लीप लेटेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी स्लीप लेटेंसी क्या होता है कि पर्सन वेकफुलनेस कंडीशन में है और उसको स्लीप में जाने के बीच का जो ड्यूरेशन है इसी को हम स्लीप लेटेंसी बोलते हैं। यानी सादा अल्फाज में कहें तो ओल्डर एडल्ट को जल्दी नींद नहीं आएगी, ये है। और इंक्रीज अर्ली अवेकनिंग्स, तो अर्ली अवेकनिंग को ये इंक्रीज कर देगा, यानी बहुत जल्दी आँख खुल जाएगी। तो ये ओल्डर एडल्ट में क्या चेंजेस आएंगे हमने देख लिया। और डिप्रेशन की कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिए इंक्रीज रैपिड आई मूवमेंट। तो डिप्रेशन में क्या होगा, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप टाइम जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पर्सन पहले से डिप्रेशन में है। और डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट लेटेंसी, तो रैपिड आई मूवमेंट की जो लेटेंसी है, यानी रैपिड आई मूवमेंट की कंडीशन तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और डिक्रीज N3, तो ये वाली जो स्टेज है ये स्टेज कम हो जाएगी। और रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग, तो रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग, नाइट टाइम अवेकनिंग जो होगी ये रिपीटेड हो जाएगी। और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग भी देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल इंसोम्निया।
ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर है चेंजेस इन नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी की कंडीशन में क्या होगा, नार्कोलेप्सी होता क्या है कि इसमें लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से ओरेक्सिन जो सिक्रिएट होता है ये कम हो जाता है, इसकी वजह से बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो ये है कि डिक्रीज रेस्टिंग आई मूवमेंट लेटेंसी, तो रैपिड आई मूवमेंट लेटेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से पर्सन कहीं भी बात करते करते अचानक सोने लगता है, जिनको नार्कोलेप्सी होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये निमोनिक है, इसको कि किस सीक्वेंस में यहाँ पे वेव होती हैं। तो एट नाइट बैट्स ड्रिंक ब्लड, तो एट नाइट बैट्स ड्रिंक ब्लड, तो देखिए सबसे पहले बीटा वेव आएगी जब पर्सन वेकफुलनेस कंडीशन में होगा। उसके बाद अल्फा वेव आएगी जब जब पर्सन लेट जाएगा और आंख बंद कर लेगा। और उसके बाद फिर थीटा वेव आएगी जब N1 कंडीशन होगी। और उसके बाद स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलेगा N2 में। और उसके बाद डेल्टा वेव हमको देखने को मिलेगा N3 में। और फिर बीटा वेव हमको देखने को मिलेगा REM में। तो ये हो गया। और यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए 5% जो होता है वो N1 स्टेज होता है, 45% N2 स्टेज होता है, तो ये मिला के 50% हो गया। और 25% N3 स्टेज होता है और 25% REM स्टेज होता है। तो कुल मिला के ये 100% स्लीप इस तरह से होती है यंग एडल्ट में। लेकिन ये ओल्डर कंडीशन में या डिप्रेशन में या नार्कोलेप्सी में ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस तरह से हमने पूरी ये बात कर ली। तो हमने पूरी इस वीडियो में यही बात किया कि स्लीप फिजियोलॉजी क्या होती है और स्लीप फिजियोलॉजी के बाद स्लीप की स्टेजेस क्या होती हैं और हर स्टेज में क्या चेंजेस आते हैं। और हमने ईईजी वेव फॉर्म के बारे में बात किया कि ईईजी वेव कैसे बनती हैं। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर स्लीप की बात करें तो बीटा की है और नॉर्मली गामा की है, जो कि मोर देन 60 हर्ट्ज होती है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, क्योंकि इसका रिलेशन ये है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है।